शो में महकमा कानकुनी और मादनियात सिंध अंदरूनी मामलात पर उठते सवालात। सिंध के हजारों किलोमीटर अराजी पर फैली पहाड़ी इलाकों का एक बासर एसएचओ कांबू खान मरी, तल्ख हकाइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामलात से हम पर्दा उठाते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। कोशिश होती है जी के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताएं, और स्पेसिफिकली जहां पर भी जिस मामले पर जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं वहां एक चीज हमें नजर आती है, वो हमें गठजोड़ नजर आता है। कहीं ब्यूरोक्रेसी का और उसके साथ सियासतदानों का गठजोड़, कहीं वो गठजोड़ रियल एस्टेट माफिया का, सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेसी का, फिर ये दीगर इदारों के साथ मिलकर, कहीं जो उस पर लॉयर्स हैं उनका और उनके साथ मिलकर किसी का, ये गठजोड़ जो होता है इस पर वो हम नजर आता है कि उसी बुनियाद के ऊपर जिस महकमे का भी जिसकी फाइल उठाकर देखें तो बात सामने आती है जी के मुबैना गठजोड़ के साथ ये तमाम मामलात हुए। वो जमीनों पर कब्जे के मामलात हों, वो चाहे किसी पर जुल्म और सितम के मामलात हों, या कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में बदउनवानी की जो हमारे सामने दस्तावेजात आती हैं, तो उनके डेप्थ में जाने के बाद जब उनको बेनकाब करते हैं तो सामने यही आता है कि जी कोई गठजोड़ है। आज बात हो रही है माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट सूबा सिंध की। वो बात माइंस एंड मिनरल यानी मादनियात की बात हो रही है, तो यहां ग्रेनाइट हो या मार्बल हो, जो मादनियात हो जो हमारे सूबा सिंध के हैं, अगर माइंस एंड मिनरल की वेबसाइट पर जाएं तो अपने बेसिक फंक्शंस में वो ये बताता है जी कि किस तरह से उसका जो बेसिक फंक्शन है वो डेवलपमेंट है मिनरल रिसोर्सेज की। उसका बेसिक फंक्शन है जी कि वो लाइसेंसेस ग्रांट करे, जो लीजेस हैं वो ग्रांट करे। उसका बेसिक फंक्शन रेगुलेटिंग है, मॉनिटरिंग है, जो माइनिंग एक्टिविटी सूबा सिंध में हो रही है उसकी। इसी तरह से अगर जो मिनरल एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के हवाले से जो रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज हैं उसको ओवरलुक करे, उसको देखे, ये उसके बेसिक फंक्शंस में आता है। ये माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट बड़ा अहम डिपार्टमेंट होता है मादनियात के हवाले से, और ये हमें बताया जाता है बार बार कि हमारा मुल्क जो है माला माल है ऐसी रिसोर्सेज से जो कि इतनी वैल्यूएबल है कि अगर उनको टैप किया जाए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। पाकिस्तान में रिजर्व हो सकते हैं, वो चाहे कोल रिजर्व की बात हो, मुख्तलिफ रिजर्व की बात होती रहती है। लेकिन आज इस प्रोग्राम में एक एसएचओ साहब का जिक्र हम करेंगे। ये माइंस एंड मिनरल के एसएचओ हैं, जो एसएचओ कांबू खान मरी, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एसएचओ क्या वही एसएसपी राव अनवार या मुबैना गठजोड़ के साथ जो हम पंजाब हो, सिंध हो या खैर पख्तूनख्वा, जहां पुलिस ऑफिशियल्स और सियासतदानों का गठजोड़ होता है और उस बुनियाद के ऊपर लोगों की राइट्स एक्सप्लॉइट होती हैं, बेसिक राइट्स एक्सप्लॉइट होती हैं, मुल्क के खजाना एक्सप्लॉइट होता है, क्या ये उसी किस्म का मामला है? आज हम बेनकाब करेंगे। पहले ये माजरा है क्या, ये शख्सियत है कौन? सिंध के वसीओ अरीज हजारों एकड़ पर फैले, हजारों किलोमीटर पर फैले पहाड़ी इलाकों के अगर ये समझे जाने वाले मुबैना बादशाह या होलसेल ओनर, आखिरकार क्या माजरा है इसके पीछे? इम्तियाज सांडियो साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जनाब जैगम खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में, और ब्रिगेडियर हमीद साहब जो साबिक डायरेक्टर नैब हैं ऑन कॉल मौजूद होंगे। जैगम खान साहब कॉलम लिखते हैं, सीनियर तर्ज निगार हैं। फारूक हमीद साहब कॉल पर होंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। चांडियो साहब, मैं माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, हमने कुछ मैप्स भी लोकेट किए जो ग्रेनाइट लीजेस अलॉट हुई हैं डिस्ट्रिक्ट थरपाकर में, इसी तरह से मार्बल लीजेस अलॉट हुई हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में। मिनरल मैप ऑफ सिंध है, पूरा जो नक्शा है सूबा सिंध का मिनरल मैप का, वो भी इस पर है। ये मादनियात की कमी नहीं है माशाल्लाह, लेकिन ये हो क्या रहा है यहाँ पर? ये एसएचओ कौन है कांबू खान साहब? सैफान, देखें, इसमें आप बहुत सारे अल्फाज सुने होंगे जो हम बड़े अरसे से मुख्तलिफ वक्तों पर सुनते आते हैं। माफिया, टैंकर माफिया, जंगलात की ज़मीनों पे कब्जा करने की माफिया, उसके बाद मुख्तलिफ हम इसमें ऐड करते जाते हैं नाम, फिर आपको आती है रेती बजरी माफिया। अब इस सारी सूरत हाल में जिन डिपार्टमेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि सूबे सिंध के हर चीज़ का वो प्रोटेक्ट करें, राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उसके अलावा मैदनी वसाइल सिंध के जिसको हम कभी पूछते ही नहीं है, अब तो उसको तोड़ तोड़ के मुख्तलिफ उसमें सेक्शन में या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उनको डिवाइड किया गया। जैसे कि थर कोल अलग हो गया, वो पहले माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के अंडर आता था, फिर एनर्जी अलग हो गया।
तो ये जो माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है, ये वसी एक डिपार्टमेंट है। पूरे सिंध की हज़ारों किलोमीटर एराजी, जो अगर आप पहाड़ी सिलसिला देखें, मैदनी वसाइल, ग्रेनाइट हो, मार्बल हो, ये तमाम उसी की रखवाली इसी तरीके से होती है। यही डिपार्टमेंट लीजेज देता है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 10 बरसों से लेकर इस महकमे ने अपने लोगों को, ख़ासतौर पर हुकूमती बासर अफराद को नवाजा है। हज़ारों एकड़ जो रकबा है वो इनको अलाट किया जाता है, और इसके हज़ारों एकड़ एराजी की रखवाली के लिए सिर्फ 20 जो है वो अहलकार और एक SHO है माइंस एंड मिनरल के, काबू खान मरी साहब 2013 से ये तैनात हैं। कराची में थाना है, और पूरे सिंध को वो पता नहीं किस टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल करते हैं, किस तरह से देखते हैं कि रेती बजरी माफिया, जो आपने सुना होगा कि मलीर में रोजाना तकरीबन, एक सरकारी एदाद शुमार नहीं है, अंदाजा है कि 5 करोड़ रुपए इसी से भत्ता आता था पुलिस को और दीगर माफिया को राव अनवार के जमाने में। फिर ठट्ठा एक सोनी झिरकी अगर कहें कि वो चिड़िया अगर कहें वो डिस्ट्रिक्ट है जहां बहुत सारे मैदनी वसाइल हैं, थरपारकर है, पूरा सिंध यहाँ से कश्मीर तक। तो ये डिपार्टमेंट जो है इसकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करे। और एक तो जो लीज मिलती है वो भी इलीगल दी जाती है तरीके से, पैसे लेकर मुख्तलिफ बासर अफराद को दी जाती है। लोग अगर उसमें हिस्सा भी लेते हैं, फॉर्मेलिटीज भी पूरी करते हैं, तब भी वो नहीं मिलता। अभी हाल ही में कल परसों जो सेक्रेटरी मैदनियात थे शमसुद्दीन सुमरो, उनको हटाया गया। अच्छा। इससे पहले जो सूबाई वजीर थे साबिक हुकूमत में, 400 के करीब जो है वो तकरीबन लीजेस जो है अपने मनपसंद अफराद को उसके अदवार में इशू हुई हैं। इस तरह से अब आते हैं काबू खान मरी साहब के। तो ये जो हमें जराए ने बताया कि ये SSP थे, आउट ऑफ टर्न तरक्कियां लेते लेते वहां पहुंचे थे। DSP थे जब 2008 में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, तो उस वक्त वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा पर बहुत दबाव डाला गया कि इनको प्रमोशन दें। उन्होंने इनको मना किया। इनके भाई जो हैं गुलाम कादिर मरी कुछ अर्सा पहले किडनैप भी हुए थे मुबैना तौर पर, और फिर मंजर पर आए। और आपको पता है कि सिंध की सियासी शख्सियात के वो बहुत करीब हैं, टंडोला यार के बड़े जमींदारों में शुमार होते हैं। ये उनके भाई बताए जाते हैं। और काबू खान मरी साहब कराची से लेके कश्मीर, कंबर शहदाद कोट, थरपारकर, कौन सा ऐसा जिला है जहां की मैदनी वसाइल की रखवाली इनके हवाले है। अच्छा। और 2013 में जब ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस खत्म हुई तो ये वापस आए और SHO बने, और इसके बाद इनको यहीं लगाया गया। अब असल हकीकत जो बता रहे हैं, एक मेरी अहम सियासी शख्सियत से जो सूबाई वजीर रह चुके हैं उनसे बात हुई है कि ये वाहिद एक शख्स है जो इसी जगह पर इतने बड़े अरसे से SHO बतौर SHO तैनात हैं, और इनकी इतनी पहुंच है कि जो सूबाई वजीर हैं कभी अगर उनको मदद भी लेनी पड़ती है तो यहाँ हटाना भी चाहते हैं तो वो नहीं हटा सकते। अच्छा। सेक्रेटरीज को भी इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो काबू खान मरी साहब से बात करें या उसको कोई डायरेक्शन ज्यादा दे सकें। इस तरह से एक इदारा 20 लोगों पर मुश्तमिल है। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये एक गैबी इदारा है जिसको कभी नजर नहीं आया, आंखों से ओझल एक इदारा जिसको हमने कभी पूछा नहीं कि ये कोई थाना है। साइड थाना सुना है हमने, बहुत सारे एंटी करप्शन के थाने सुने, माइंस एंड मिनरल का एक डिपार्टमेंट और उसका एक थाना जो पुलिस के IG जो है वो SHO तैनात करते हैं, और उसमें 3 साल एक कानूनी तौर पर यह है कि अगर कोई अफसर 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है तो उसको हटाना या उसको तबादला उसका होता है। लेकिन यहाँ बरसों गुजर जाते हैं और बासर अफराद को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे जो ये अहम मामलात हो रहे हैं बेनकाब इस प्रोग्राम में, हम आपको मौके सुनाते हैं काबू खान मरी साहब का, लेकिन इस ब्रेक के बाद मौके सुनेंगे, जैगम साहब का तजिया भी सुनेंगे, और फिर चांडियो साहब से बात। ये जो मामला है ये शायद बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो सकता है अगर मुबैना तौर पे जिस गफलत की वजह से या जिस बदनुमानी की वजह से माइंस एंड मिनरल के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर अवार्ड किए जा रहे हैं उसमें करप्शन हो रही है तो ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे, बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन मामलात हो रहे हैं। बेनकाब माइंस एंड मिनरल के हवाले से आपके सामने अहम तरीन इंकशाफ हो रहे हैं। एक SHO
जिस पर मुबैना तौर पर यह इल्जाम है कि पूरे सिंध ये जो पूरे मादनियात के जखायर हैं, जिनके आपको हम लोकेशंस भी दिखाते हैं कि किस तरह से ग्रेनाइट लीजेस हैं अलॉट हुई हुई डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में, फिर पूरा जो मिनरल मैप है सूबा सिंध का आप वो देखें इस वक्त, और जो बेसिक फंक्शन डिपार्टमेंट के वो क्या है, लेकिन जो पुलिस है, माइंस एंड मिनरल पुलिस है, उसका अपना किरदार दरअसल क्या है। तो ये एसएचओ कामू खान से हमने, यानी हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अबू बकर साहब ने मौकिफ लिया और हमने उनका एक एथिकली उनसे जाना कि ये आखिरकार जो ये इल्जामात लग रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, ये पुलिस जो है वो करती क्या है, उसका काम क्या है, वो क्यों है यहाँ पर, तो उनका कहना क्या था इस बारे में। उन्होंने जो मौकिफ दिया हमारे प्रोग्राम में, हम ये जरा आपको सुनाते हैं उनकी जानिब से क्या कहा गया। लेट्स हियर दिस। हम माइंस मिनरल पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है और ये जो है हमारी आम पुलिस है जो माइंस डिपार्टमेंट को वो असेस करती है जहां कोई रुकावट हो कोई, उसके अलावा हमारा उनसे कोई वो लेन देन नहीं है, काम नहीं है। तो ये ऑन कॉल पे हम होते हैं जब इनको कोई इलीगल माइनिंग हो या कोई लीज होल्डर है उनको कोई तंग करे या वहाँ कोई सिचुएशन खराब हो या गवर्नमेंट जब रॉयल्टी चलाती है तो लोग रॉयल्टी नहीं देते हैं, उसमें हम इनकी मदद करते हैं। इसके अलावा हमारी कोई कार्रवाइयाँ ये वो खुद करते हैं, माइंस डिपार्टमेंट करती है, मगर ये है कि हम उनके साथ होते हैं। अभी भी हमने तकरीबन इस साल के इस महीने में 8 कार्रवाइयाँ की जिसमें इलीगल माइनिंग जो है, डंपर हैं और उसमें एक्सीवेटर हैं, ये हमने सीज किए हैं, फिर कोर्टों से वो रिलीज हुए हैं। तकरीबन 8 कार्रवाइयाँ कर चुके हैं हम 2019 के अंदर। जब इनसे ये पूछा गया कि आप पर इल्जाम है कि आप बड़े बासर हैं, आप इतने बासर हैं कि आपका ना कोई तबादला कर सकता है, ना कोई बरतरफ कर सकता है, क्या चाहे वो आईजी हो चाहे वो वजीर हो, और आप बराजमान हैं इस ओहदे के ऊपर भरपूर ताकत के साथ, तो उनका मौकिफ इस बारे में क्या था और अपने इस तासुर को गलत साबित करने के लिए उन्होंने क्या बयान दिया है हमें हमारे प्रोग्राम में, आप जरा ये सुने। मेरे बारे में अगर कोई कहे कि मैं हवाई जहाज चलाता हूं तो आप बोलोगे हाँ चलाता है भाई, मेरे खुदा तरसी करो, मैं कहा मेरा क्या पहुंच है जो मैं मिनिस्टर को चलाऊं या किसी और को चलाऊं, मैं अपने आप को चलाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे बरसों पे होते पे हो, मेरे को बरस कौन से हुए, मैं एसपी से रिवर्ट होके आ गया हूँ, मैं एसपी था वहां से नीचे आ गया हूँ, मैं बरसों हो गए। एक ही होता, मुझे गवर्नमेंट ने 16 स्केल दिया है तो आप मुझे प्रमोशन करें, आईजी करें तो मैं ऊपर चला जाऊं भाई, होता छोड़ दूं, आप क्या करूं। ज़ैम खान साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप लिखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं इस अहम मामले के ऊपर, क्योंकि ये वही मुबैना तौर पे मामला है जो यहां पर क्रिमिनल नेक्सस की हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो, एक पॉलिटिकल नेक्सस पुलिस का नजर आता है, पॉलिटिशियंस और पुलिस और स्टेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। क्या यहां पर आपको यह लगता है, अगर ये बात सही है, जिस तरह से मामलात हैं, जिस तरह के सामने हम कर रहे हैं और चांडियो साहब इंकशाफात बता रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, मादनियात से ताल्लुक रखता है और एक एसएचओ पूरे कंट्रोल कर रहा है रिसोर्सेज को। ज़ैम खान साहब, हाउ सीरियस इज दिस? जी बहुत ही सीरियस है। थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू, क्योंकि देखिए ये एक तरफ तो कौमी दौलत का मामला है और यकीनन ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मामला है जो अवाम के हैं, जिसकी अच्छी रखवाली करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और जिसका ठीक तरीके से इस्तेमाल और इस बात को यकीनी बनाना कि इस दौलत से हासिल होने वाला एक एक रुपया अवाम की फलाह बहबूद पर ख़र्च हो, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। एक्सप्लॉयटेशन में बहुत से मामलात हैं जिस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आप ये बता रहे हैं कि इतनी बड़ी दौलत, सिंध जो इतना बड़ा मिनरल रिच एरिया है, उसकी रखवाली के लिए एक ऐसे अफसर को, एक ऐसे पुलिस अफसर को जो अफसर भी नहीं है, सिर्फ 16वें स्केल में है, उसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है इतने बड़े सूबे में। अब अगर आप माइंस को देखें, मिनरल्स का जो प्रॉब्लम है, आप देखिए लफ्ज़ यूज़ होता है रिसोर्स कर्स। बहुत से मुल्कों में, बहुत सी जगहों पे जहाँ पर गवर्नेंस अच्छी नहीं होती, वहाँ पे जो आपकी माइंस की दौलत है, कुदरती दौलत, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती और फ़ायदा पहुँचाने के बजाय उल्टा नुकसान का बायस बनती है, क्योंकि क्राइम के दरमियान, बिजनेस के दरमियान और स्टेट के दरमियान में एक नेक्सस डेवलप हो जाता है। इसकी 2 एक्सट्रीम मिसालें मैं आपको बताऊं। अफ्रीका के 7 मुल्कों से जहां डायमंड्स निकलते हैं, वहां सिवाय लोगों को दौलतमंद होने की बजाय वहां पर खाना जंगी फैली है, गुर्बत फैली है, मुसीबत फैली है।
इसलिए उनको ब्लड डायमंड्स कहते हैं। नाइजीरिया जैसा मुल्क जो तेल की दौलत के हिसाब से दुनिया का एक अमीर मुल्क होना चाहिए, वो दुनिया का एक गरीब तरीन मुल्क है। आप पाकिस्तान के उन इलाकों को देखिए जहां से कुदरती वसाइल निकलते हैं, वहां आपको कहीं पे खुशहाली नजर नहीं आएगी। आपको डेरा बख्ती में खुशहाली नजर नहीं आएगी, आपको सिंध के गैस फील्ड वाले डिस्ट्रिक्ट में खुशहाली नजर नहीं आएगी। अवाम तक वो फायदा नहीं पहुंच रहा। कुछ बिजनेस वाले लोग, कुछ मखसूस लोग, कुछ क्रिमिनल्स स्टेट फंक्शनरीज के साथ मिलकर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसके 2-3 लेवल्स हैं। आप ये देखिए, एक तो मैंने अर्ज़ किया कि लोकल लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि उनका एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन ये लोग करते हैं, उससे उल्टा वहाँ जहर फैलता है, उनकी काश्तकारी ख़राब होती है, उनके जंगलात ख़त्म होते हैं। और आप ये देखिए कि लोगों का जो काम करने वाले हैं उनकी किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होती है पूरे पाकिस्तान में। अक्सर खबरें आती रहती हैं, आप किसी वक्त इन्वेस्टिगेशन करना पसंद करेंगे। छोटी मोटी खबर आती है कि बलूचिस्तान के एक माइन में धमाका हुआ, 20 मजदूर मर गए, 5 मजदूर मर गए, 10 मजदूर मर गए। आप कभी जाके इन माइंस पर देखिए, जिन सेफ्टी के रूल्स की कंप्लायंस वहाँ होनी चाहिए, कोई उसकी कंप्लायंस नहीं है। जो सेफ्टी गियर वहाँ पे वर्कर्स को पहनना चाहिए वो नहीं पहनाया जाता। माइंस के अंदर से जो ऑक्सीजन की फराहमी होनी चाहिए, वहाँ से गैसों को जिस तरीके से बाहर निकालना चाहिए, वो नहीं किया जाता। मैंने पंजाब में कुछ अर्सा पहले खुद देखा कि यहाँ जहाँ पे हमारी कोयले की माइनें हैं पोठोहार में, वह अस्पताल में ऐसे मरीज़ पड़े हुए हैं जो तपे दिक की बदतरीन शक्ल जो होती है उसका शिकार हैं, क्योंकि माइंस के अंदर जो हवा के बाहर निकालने का इंतज़ाम वो नहीं है। तो ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है। इस तरह के करप्शन के केसेस आपको केपीज़ में भी स्कैंडल्स नज़र आए हैं, पंजाब में भी हैं, और सिंध में जो आपने ये स्कैंडल उठाया है ये तो यकीनन बहुत ही संजीदा है। सही। अच्छा, और फारूक हमीद साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आप नैब में रहे हैं। ये मामला अगर शुरू करें तो वो राव अनवार का मामला हो, सूबे सिंध की अगर बात करें, ये हर जगह होता है कि स्पेसिफिक ब्लू ऑइड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो चाहे पुलिस में हो, सिविल सर्विस के किसी और महकमे में हो। ये एक माइंस एंड मिनरल के एसएचओ की कहानी है, जो दास्तान है जो यहां बेनकाब हो रही है। फारूक हमीद साहब, वो शख्स कहता है जी मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन बताया यह जाता है कि इस वक्त एक एसएचओ इन तमाम मादनियात के पहाड़े, जो इस वक्त पहाड़ों की तादाद किलोमीटर के अंदर हजारों है इस वक्त सूबे सिंध के, उन पर उसका कंट्रोल है। ही हैज ऑल द एक्सेस, उसको कोई हटा नहीं सकता। फारूक हमीद साहब, इज इट अ नैब केस, अ व्हाइट कॉलर क्राइम? क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान, पहली बात तो ये कि आपने जो टीवी स्क्रीन पे मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ये एसएचओ साहब, सो कॉल्ड एसएचओ साहब है, सिटिंग विद आसिफ अली जरदारी साहब। तो ये कहानी तो सारी सामने यहाँ पे आया होगी पूरी कौम के सामने। आप ये देखें, ये को एसएचओ साहब तो जस्ट ये तो एक फ्रंटमैन किस्म के आदमी है। आप जिस तरह अभी जगन साहब भी फरमा रहे, आपकी ब्यूरो चीफ साहब ने तो जारी बात है गार्डेड होकर थोड़ी बात की है, क्योंकि वो वहां पे सिंध में रहते हैं, तो ऑब्वियसली ही हैज टू बी केयरफुल। लेकिन बात सारी ये कि ये मादनियात की कमी नहीं है, ये नीयत का फतूर है, ये नीयत की कमी है सिंध में। ये बासर अफराद जिनको आप बोलते हैं, ये कौन है? ये बासर अफराद सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ये सिंध गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, ये टॉप पीपल पार्टी की लीडरशिप है। जरदारी फैमिली जो है, ये वही ओमनी ग्रुप टाइम लोग हैं, ये वही बिजनेस माफिया है। और ये जो क्रिमिनल नेक्सस है जो कितने सालों से एक्सपोज हो रहा है, ऐसा इनको पकड़, इनको शिकंजे में लाया जा रहा है रियासत की तरफ से, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो टॉप पीपल पार्टी की लीडरशिप जो पॉलिटिकल उनके स्पॉन्सर्स और पेट्रन्स हैं। तो ये वही मामला चल रहा है। देखिए, ये मामला, पहली बात तो ये कि ये एक प्रोविंशियल मैटर है, मानते हैं, माइन एंड मिनरल। मुझे ये बताएं, जो सिंध की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, आज तक भी आपने उनका नाम सुना है? कभी पता लगा है कि पिछले 10 साल में उन्होंने किसी एक बंदे को पकड़ा हो, एक बंदे को कन्विक्ट किया हो, एक बंदा को जेल में गया हो? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर माफिया विच इज कंट्रोल्ड बाय द टॉप पीपल पार्टी लीडरशिप एंड द गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 years। आप नैब की बात कर रहे हैं, नैब सिंध पे तो अब बड़े सवाल खड़े शुरू होने हो गए। उसकी वजह ये कि
तरीके से डॉक्टर आसिम का केस चल रहा है, माल रोड की चाल धीरे धीरे 4 साल हो गए तो लोग तो नैब सिंह पे उंगलियां उठा रहे हैं, और यही वजह है। अब आप देखें क्यों ये ओमनी ग्रुप और ये जो जरदारी फैमिली है क्यों जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा केस नैब इस्लामाबाद से जी नैब कराची में शिफ्ट किया जाए। उनको मालूम है कि नैब कराची में होगा तो जनाब फिर वहां पे इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल होगा, वहां पे विटनेसेस को भी डराया धमकाया जाएगा, वहां पे रिकॉर्ड भी टेम्पर होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल सारे उनके होंगे, तो जनाब मनमानी होगी और ये मामला चलते चलते कभी अपनी मंतक यहाँ पे पहुंचेगा नहीं। माय पॉइंट इज दिस कि ये जो थाना वाले जो एसएचओ की आप बात कर रहे हैं, ये वही केस है जिस तरह आज नैब कराची ने चले मानते एक अच्छा एक्शन किया। एक्शन तो इनिशियल अच्छा होता है लेकिन आगे निकलता है इनमें कुछ नहीं। उन्होंने मंजूर काका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मसरूर हेड है, जो कि फ्रंट मैन है ऑफ द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ सिंध, उसका जो आगे फ्रंट मैन है उसको आज उन्होंने जाके अरेस्ट किया। चंद महीने पहले एक बड़े चैनल पे एक पूरी रिपोर्ट आई थी 1 घंटे की कि एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि फ्रंट मैन है ये मामलात सारे, और ये फोटो जो इस पर स्क्रीन पे चली बता रही है, इसके मजीद मुहर्रिकात मजीद मामलात और इसकी डेप्थ में जाके बेनकाब करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके सामने रखेंगे, किस तरह से एक क्लर्क लेवल का ऑफिसर 18 ग्रेड तक तरक्की करके पहुंचा, कैसे तरक्की हुई, किस तरह पहिए लगे, क्या इलीगल जो प्रमोशन है उसके पीछे कौन सी कुव्वतें, कौन से इस पस पर्दा हकायक हैं, ये सब भी होगा बेनकाब महकमा बल्दियात के हवाले से। मेरे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन मामलात माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के हवाले से पस पर्दा हकायक बेनकाब कर रहे हैं। डेथ में जाके हम ये आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से एक मुबैना तौर पे एक एसएचओ जो इस पर सियासी गठजोड़ रखता है या जो भी उसकी पावर्स हैं जिसकी बुनियाद पर उसका असर रसूख इतना है कि उसको कोई हिला नहीं सकता अपनी सीट से, वो इस वक्त इन तमाम मादनियात का बताया जाता है जी के मालिक कहलाया जाता है। मुबैना तौर पर उसकी इतनी अथॉरिटी है। अहम तरीन मामला हो रहा है बेनकाब, लेकिन मैंने आपको उनका मौकिफ सुनवाया। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जी कोई आपको क्या मैं ओढ़ रहा था या कोई अगर तो आप क्या मान जाएंगे मैं ओढ़ रहा था। इम्तियाज सांडियो साहब, इस मौकिफ के बारे में क्या कहना है? फिर जो इंटरनेशनल टूर्स हैं, और मैंने एक पोस्ट देखी उनकी, वेलकम बिग बॉस, और वहां आसिफ जरदारी साहब की फोटो लगी हुई थी। तो ये तो अपनी सियासी जो उनकी जो इंक्लिनेशन है, जो उनकी पॉलिटिकल व्यूज हैं, एक ब्यूरोक्रेट होते हुए खुल्लम खुल्ला उसकी जो इस पर वो इजहार कर रहे हैं। एक सरकारी अफसर को एक सियासी शख्सियत को अपना बॉस कहना नहीं चाहिए। और बिग बॉस अखलाकी तौर पर भी और वैसे भी अगर वो एक सरकार के मुलाजिम हैं, वो सियासी कारकुन नहीं है। उनके भाई का अगर सियासत से ताल्लुक है तो वो ठीक है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जब उनके घर गए हैं तो ये उनको वेलकम कर रहे हैं, सारे वज़रा उनको देख रहे हैं और ये बिग बॉस उनको कह रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत है, शफकत है, जो भी है, लेकिन एक सरकारी मुलाजिम मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है सिंध के मैदनियात का, तो मैदनियात से जो करोड़ों रुपए एक करप्शन बनती है पूरे सूबे के अंदर, जितने भी रेती बजरी माफिया है, उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाला एक थाना हो और 20 एहलकार हो, तो आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई किस तरह होगी। दूसरा ये कि क्या इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं, कि ये सारे सिंध को देख रहे हैं कि हर जगह बेहतर हो रहा है, और मैदनियात के जो महकमा है उनके वजीर के करीबी लोग ये बता रहे हैं कि ये तो हमारे कहने में भी नहीं है, हम तो मजबूर हैं। आप डिवीज़न लेवल पे थाना क्यों नहीं बना सकते? अगर मैदनियात का मामला तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट कराची में तो नहीं है, यहाँ डिवीजनल हेडक्वार्टर कराची में रखा तो आप पूरे सिंध में उसका थाना जो है वो कैसे एक एसएचओ संभाल सकता है? तो इस तरह से ये बहुत सारे मामला हैं, और इसमें कहीं ना कहीं फिर भी जाके करप्शन, और एक अहम कुर्सी है ये। आप देखें तो वैसे तो ये एसएचओ की कुर्सी है, लेकिन ये आईजी से कम सीट नहीं है, ये सेक्रेटरी लेवल का मामला है। अगर सेक्रेटरी भी मजबूर होगा कि मेरा कोई बंदा बैठा हो जिसको मैं डायरेक्शन दूं, जाए और किसी को तंग करे, माहाना भत्ता आ जाए, सब चीज़ें, ये कमाने वाली पोस्ट है, ऐसा नहीं है। रही बात इंटरनेशनल टूर्स की, तो मुझे मालूम नहीं, ये वैसे जमींदार हैं, इनके उठना बैठना स्टाइल इनका एसएचओ का नहीं है, एसएसपी का है, क्योंकि वहाँ से रिवर्ट हुए। इनके पास अपनी दौलत कितनी है और उसके बाद जब ये नौकरी में आए तो क्या हुआ, लेकिन एक पावरफुल शख्सियत हैं।
और इस वक्त मैदनियात का हाल ये है कि पूरे सिंध की पहाड़ियाँ, पूरे सिंध का मैदनी वसाइल लूटे जा रहे हैं जिस तरह से, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और उसमें सबसे ज़्यादा हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अक्सर जो लीजेज हैं उनके लोगों को अलाट किया। ठीक है, अच्छा एक और मामला है, इस पर नोटिफिकेशन एक आपको दिखाते हैं 25 जनवरी 2019 का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, जहां पर एक माजिद रजा गौरी, जिनको जो बीपीएस यानी जो स्केल है उनका जॉब का 18 ग्रेड सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, और ये इस वक्त डीएमसी सेंट्रल कराची इज हियर बाय ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड एज डायरेक्टर 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड Vice Mr. Nasrullah Sarki BPS 18 an officer of local government department transferred and directed to report to local government department with immediate effect। अब ये जो मामला है इस पर चांडियो साहब, इतलात ये जी कि बड़े छोटे लेवल से बड़े सीनियर लेवल तक गैर मामूली तरक्की और गैर कानूनी तरक्की और दिनों के अंदर और बड़े जल्द टाइम के अंदर हुई है मुबैना तौर पर। ये माजरा आखिरकार क्या है इंसान आपका? सैफान, ये माजिद रजा गौरी जो साबिक एक कराची की बड़ी जमात कहलाती थी और अब एक साइड लाइन हुई हुई है, टुकड़े टुकड़े हो गई है, टुकड़े टुकड़े हुई हुई है, और उसके एक बहुत करीबी एक शख्सियत के ये बताए जा रहे हैं कि वो राइट हैंड है। और माजिद रजा गौरी की असल पोस्टिंग मीरपुर खास जिला काउंसिल अगर आप कहें उनमें थी, और वहाँ वो 5 स्केल के ऑक्ट्रा क्लर्क थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी तरक्की तो नहीं बन सकती थी, लेकिन अगर बन भी चाहती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर ऑक्ट्रा क्लर्क बन सकता था, लेकिन वो भी रूल्स में नहीं है। लेकिन अब जाके 2 माह पहले क्लर्क की पोस्ट को अपग्रेड किया गया है और 11 स्केल का दिया गया है, लेकिन इनको एक सियासी सिफारिश और सियासी सपोर्ट के बाद इन्होंने तरक्कियाँ ली, और 2013 में बताया जा रहा है कि ये वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, और जो साबिक वज़ीर बल्दियात थे पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आगा सिराज दुरानी ने इनको ठुल में तैनात किया एज एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ से इसने आके डीएमसी जो कराची हैं वहाँ आकर खुद को जम कराया। हालांकि एक ज़िले काउंसिल का मुलाजिम किसी और जगह जाके ये नहीं हो सकता, उसकी बेसिक जॉब जो है वो मीरपुर खास में है, जहाँ उसकी बुनियादी जॉब है। वहाँ से उसने मुख्तलिफ तरीकों से आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस लिए हैं, गैर कानूनी तरीके से इसने लिए हैं, और हाई कोर्ट का फैसला आया जिसके बाद ये दोबारा रिवर्ट हुए हैं, और रिवर्ट होने के बाद वही 5 स्केल में आए, अब वो 11 स्केल की पोस्ट बनी है। लेकिन महकमा बल्दियात सिंध ने अपने जो अभी कह रहे हैं कि सूबाई वजीर सईद गनी साहब कह रहे हैं कि बहुत सब कुछ सही चल रहा है, एक 5 या 11 स्केल के मुलाजिम को आप 18 ग्रेड के नॉन एसयूजी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि ये नहीं लग सकते, उनको आपने एक पोस्ट दे दी है सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को, और डायरेक्टर 1 की पोस्ट बना दी है। 18 ग्रेड की ये पोस्ट है। एक 11 स्केल का या 5 स्केल का क्लर्क होकर और आप उनको इस तरह से तूफानी तरक्कियां दे रहे हैं कि समझ से बालातर है कि आखिर क्या हो रहा है। सिंध में इतनी लाकानूनियत है कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा। जो लोग दरबदर हो रहे हैं कि उनकी प्रमोशन ड्यू है, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहे, और जो नहीं, जिन्होंने सिर्फ पैसा और इस तरह से काम किए हैं कि उनको वुज़रा नवाजते जा रहे हैं, उनको सियासी रहनुमा नवाजते जा रहे हैं, और वो तरक्कियां लेकर 5 से डायरेक्ट 18 में जंप लगा रहे हैं। जिस तरह से लयारी यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि खातून जो है मोहसिना सिकंदर, उनका शोहर, ये तमाम के तमाम जिस पोस्ट में बैठे हैं उससे आगे की पोस्टों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और मरकजी मुलजमों को इजाजतें दे रहे हैं कि मुल्क छोड़े। ये सारा यही मामला है कि इसको गैर कानूनी तौर पर ये तैनात किया गया। जैगम खान साहब, जहां जाएं इस वक्त ये मामला नजर आता है। ये हम आपको जो बता रहे हैं ये महकमा बल्दियात का मामला है। अभी एसएचओ का जिक्र जो कर रहे थे वो कहते हैं वेलकम बिग बॉस, आसिफ जाहिद साहब की फोटो लगा के। और ये शायद ये मसला यहाँ का नहीं, अभी जो जिनके जिक्र हुआ है इस वक्त रजा गौरी, माजिद रजा गौरी, उनका ताल्लुक शायद एमक्यूएम से रहा हो, तो ये जो है पीपल्स पार्टी से रहा हो। जो हुकूमत आई उसने अपने ब्लू वाइट बॉयज को रखा, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स लगाए, उन्होंने आके उनके जरिए इस वक्त अपने मामलात भी अच्छे किए, और उनके अपने मामलात तो खुद हुए ही अच्छे। ये हुआ क्या आखिरकार इस प्रोविंस के साथ सूबा सिंध के? जैगम साहब देखिए, बहुत ही संजीदा मामला है, खसूसी तौर पर सूबा सिंध के साथ और अमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान के साथ। मुल्क को ये लोग हैं जो चलाते हैं। अब ये पुलिस अफसर साहब हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की चोरी रोकनी है और मुल्क के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये बल्दियात वाले ये साहब हैं जिन्होंने पूरे के पूरे ज़िले चलाने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो सियासतदान हैं उन्होंने तो रहनुमाई देनी होती है, लेजिस्लेशन करनी होती है। ये सरकारी मुलाजमीन ही होते हैं जिन्होंने मुल्क चलाना है। और सर्विसेज का जिस तरह से हमने कबाड़ा किया,
आपको मालूम है इशरत हुसैन साहब ने भी अपनी जो किताब है उसमें यही लिखा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत का ज़वाल भी इसी वजह से शुरू हुआ कि हमारी सिविल सर्विसेज ख़राब से ख़राब तर होती गई। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नेंस में जो की रोल आपकी सर्विसेज का होता है वही सत्यानाश हो गया है कि मेरिट नहीं है, मेरिटोक्रेसी नहीं है, सफारिश और रिश्वत की बुनियाद पर आते हैं और जब आते हैं तो उसी तरीके से ही वो डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं। करप्शन का एक पूरा निज़ाम बना हुआ है, एक तयशुदा निज़ाम है कि किसका कितना कमीशन होगा, क्या चीज़ कैसे होगी, क्या बात कहाँ तक पहुँचेगी और उस तरीके से उसको चलाया जाता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर आवाज़ उठाई जाए और सिविल सर्विसेज की रिफ़ॉर्म की जाए किसी ना किसी तरह सर्विसेज की तमाम। ख़ास तौर पर आप बल्दियाती निज़ाम की बात कर रहे हैं, देखिए हम सब मुतालबा कर रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए और उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल भेजे जाएँ। जब हम ये कह रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त बल्दियाती निज़ाम की सूरत हाल क्या है, क्योंकि आपका बल्दियाती इदारे जो हैं वो आपके करप्ट तरीन इदारों में शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमें इनके रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देनी होगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा ज़ैम खान साहब, आपने ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दिया। फारूक साथ रहे ऑन बी पर और इम्तियाज़ साहब, आज अहम तरीन मामला हमने किए बेनकाब, आपके सामने रखे डिटेल्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। आखिरकार हो क्या रहा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक बहुत ख्याल रखिएगा।